बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने बात शुरू की थी किस चीज़ पर, इंडिफरेंस कर्व पर। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाते हुए चलते हैं पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को, जो टाइम कम होने के बिना पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे मुकम्मल तौर पर। थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने कहा इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली। यानी यूटिलिटी को आप मेजर कर नहीं सकते। यूटिलिटी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसका मेजरमेंट जो आपने किया है यूनिट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स, ये मुमकिन नहीं है। तो इस पर एतराज है और यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज से आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्युटली। ये सारी बातें आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस हुई हैं, अगर आपको याद हो। तो अप्रोच नंबर 1 यूटिलिटी अप्रोच थी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी हम सीख चुके, देख चुके। अब इसको क्रिटिसाइज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक और अप्रोच पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस का अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच कहती है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली बट इट कैन बी मेजर्ड रिलेटिवली। तो ठीक है जनाब। अब सवाल ये कि भाई यूटिलिटी का रिलेटिव मेजरमेंट कैसे होगा, यूटिलिटी को रिलेटिवली कैसे मेजर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है जी। तो इससे हमारी बात आगे चली थी और आपके सामने हमने कुछ पॉइंट्स रखे थे। हमने कहा अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली, ही कैन शो हिज प्रेफरेंसेस। वो अपनी तरजीहात को प्रेजेंट कर सकता है। जिस चीज को वो ज्यादा खरीदना चाहता होगा उस चीज को हासिल करने की विलिंगनेस ज्यादा होगी। जिस चीज को हासिल करने की विलिंगनेस ज्यादा होगी उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यस और नो बताइए, जवाब दीजिए, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी। तो आपकी तरजीहात पर, क्योंकि यूटिलिटी डिपेंड किस पे करती है? तरजीहात पर। और अब तरजीहात के जरिए यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यूटिलिटी डिपेंड, यानी यूटिलिटी का ज्यादा होना डिपेंड करता है इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस पर। मतलब जो चीज आपकी तरजीहात में शामिल है, प्रेफरेंसेस में शामिल है, वो प्रेफरेंसेस आपके डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी या इंपॉर्टेंस पर। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, उतनी ज्यादा आप यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से ड्राइव कर पाएंगे। We can express utility relatively by showing consumer scale of preferences। यहाँ तक हमारी सारी गुफ्तगू हुई थी और हमने बात करनी थी कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस पर। यस और नो? तो ये क्या था कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस? कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस का हमने कहा ये रिप्लेसमेंट है किसकी बेटा? यूटिलिटी की। ये रिप्लेसमेंट यूटिलिटी की, ये अरेंजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ऐसा ही है। ये रिप्लेसमेंट थी टेबल की, अरेंजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस थी इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, ऐसा ही था। जवाब दें आप सब लोग। ये अरेंजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस थी इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, ऐसा ही था। बता दीजिए मुझे आप। जी जनाब। तो बात हमारी हो रही थी किस चीज पर? अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली, he can show his preferences of goods with reference to willingness. Preferences depends upon intensity or importance of want. We can express utility relatively showing consumer scale of preferences। तो अब जाहिर सी बात है भाई, बात यहाँ पर ये हो रही है कि कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस के जरिए यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सवाल है कि भाई ये कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस किस चीज का नाम है जिसके जरिए आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? ये किस चीज का नाम? तो लिखा हुआ क्या है? नंबर 1, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ यूटिलिटी टेबल। एक तो ये रिप्लेसमेंट है किसका? यूटिलिटी टेबल का। यानी अब आप यूटिलिटी इस टेबल के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे जिसका नाम कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस होगा। इसमें होगा क्या? अरेंजमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर विद रिस्पेक्ट टू देयर इंपॉर्टेंस। मतलब
अहमियत के लिहाज से जो आपके दिमाग के अंदर क्वांटिटीज फिक्स हुई होंगी कि आप किस गुड की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग है, तो जो अरेंजमेंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की आपके माइंड में, उसको बोला जाएगा कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। ये सारी बातें आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी। प्रेफरेंसेस डिपेंड अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ वांट और इंटेंसिटी, ठीक है, ये सारी बातें आपसे हुई थी। अच्छा जी, तो ये 2 पॉइंट आपके सामने आ गए थे। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ थर्ड पॉइंट से। मेरे ख्याल से ये पॉइंट दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ से, चलिए कोई इशू नहीं। नंबर थर्ड, तो यहाँ से लिखना शुरू करें और उसके बाद फिर हम इस पर तफसीली बात करते हैं। We can reveal or tell our preferences without quantifying it। मतलब हम अपने अपने प्रेफरेंसेस को बयान कर सकते हैं यूटिलिटी को क्वांटिफाई किए बगैर, ये हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंट कंज्यूमर्स visiting market have different scale of preferences। यानी मैं भी मार्केट में जा रहा हूँ चीजें खरीदने के लिए, कोई और भी जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, तो एक वक्त में हम सबकी विलिंगनेस एक जैसी नहीं है ना। एक वक्त में हमारे लिए चीजों की शिद्दत या चीजों की इंटेंसिटी या अहमियत एक जैसी नहीं है। तो जब एक वक्त में, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ही चीज की यूटिलिटी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। क्या ख्याल है, यस और नो बताइए, जवाब दीजिए बेटा। ऐसा ही है ना। इवन यहाँ तक के अगर आप अगली बार जाएंगे मार्केट में चीज खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए पहले जैसी ना हो। द सेम कंज्यूमर हैज डिफरेंट scale of preferences at different times। यानी अगर एक सेम कंज्यूमर है तो वो सेम कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रेफरेंस भी अगली बार एक जैसा नहीं है। क्यों? अगर आपको डिमांड के याद हो, लॉ ऑफ डिमांड याद हो, या डिमांड की डेफिनेशन याद हो, स्पैन ऑफ टाइम या टाइम पीरियड की बात हमने की थी ना। अगर टाइम पीरियड चेंज हो गया तो हो सकता है डिमांड आपकी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब वक्त क्या कर देता है, आपकी डिमांड को तब्दील कर देता है। तो वक्त क्या कर देता है, आपकी तरजीहात को भी बदल देता है। वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहात भी बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहात क्यों बदल जाती हैं?
इसलिए कि आपकी इनकम तब्दील हो जाती है, इसलिए कि आपका माइंडसेट तब्दील हो जाता है, इसलिए कि क्लाइमेट, मौसम और फैक्टर्स आपको मुतासिर कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो इन कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे हैं, बस इस चीज को समझिएगा। मतलब हम डिमांड को ही इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं अभी तक। इस चीज को बहुत शिद्दत से समझने की जरूरत है। समझे आप सब लोग मेरी बात को? अच्छा जी, अब इतनी सारी बातें हो गई और बुनियादी बात की अब असल बात पर आते हैं। वो असल बात क्या है? हाउ वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वालिटेटिवली। हम यूटिलिटी को अब एक्सप्रेस कैसे करें? हाउ वी कैन एक्सप्रेस, ये अब यहां से बड़ी कीमती बात शुरू होने जा रही है और यही हमारा आगाज होगा इस टॉपिक का। अभी तो सिर्फ बैकग्राउंड चल रहा था सारा का सारा। इस अप्रोच के तहत, जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं बोल रहे, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं बोल रहे, जिसको हम रिलेटिव मेजर बोल रहे हैं, तो हाउ वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी रिलेटिवली या क्वालिटेटिवली, हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करें? जवाब दीजिएगा। इस बात को हम समझते हैं। तो इस पे हमारे जो की नोट्स या की पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है? देखिए, नंबर 1, we can express utility by comparing one package of the goods by other package of the same goods, expressed in relative way, but not absolutely। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा भाई, ये बात होने जा रही है। देखिए, यहां पर आकर आपको एक छोटा सा होने जा रहा है कंफ्यूजन। आपको लगेगा जनाब ऐसी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उन दो बातों में अब आपने फर्क करके बताना है। अगर आपने वो फर्क कर लिया तो फिर क्या ही बात है, नहीं कर पाया तो फिर मुझे आपको जगाना पड़ेगा। यानी जगाने का मतलब क्या है? गैरत को जगाना पड़ेगा। ठीक है जी। लेट्स टेक टू गुड्स। यानी वही हमारी एग्जाम्पल पर वो दो गुड्स पे होगी। क्यों भाई? ये शुरू से अब तक कहानी चलती हुई आ रही है, थ्योरी है, नंबर 1। नंबर 2, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर डायग्राम की जरूरत होगी तो हमारे पास दो ही एक्सेस होंगे, एक्स और वाई। तो हम दो से ज्यादा गुड्स की बात नहीं कर सकते।
प्रैक्टिकली 3 गुड्स रख दें, 4 गुड्स रख दें, वो अलग बात है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर हम 2 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं निकाल सकते। ठीक है, इससे पहले भी हम 2 गुड्स की बात कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? मैं चाह रहा हूँ कि आप उधर जाएं। इस तरह हम 2 गुड्स को कंपेयर कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। कहाँ कंपेयर किया, किसी को याद है? यस, इंडिफरेंस कर्व अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था पीपीएफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पीपीएफ में एग्जिस्ट करती है ना बेटा। उस टॉपिक का नाम क्या था? उस टॉपिक का नाम पीपीएफ था ना, डिमांड थोड़ी था। डिमांड में तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड थी। एक तरफ प्राइस थी, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड थी। 2 गुड्स कहाँ थी? 2 गुड्स का कंपैरिजन कहाँ था? इससे पहले पीपीएफ में था। यस और नो? आप बताइए। लेट्स टेक 2 गुड्स। ठीक है, राइस, ब्रेड। ठीक है जी, 2 गुड्स लें, एक राइस है और एक ब्रेड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या लिख रहा हूं? कॉम्बिनेशंस, राइस को रखा एक्स पर, ब्रेड को रखा वाई पर। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ए क्या है, कॉम्बिनेशन बी क्या है? कॉम्बिनेशन ए है कि हम 2 kg फर्ज करें राइस परचेज करना चाहते हैं और साथ में हम 6 लॉफ्स ऑफ ब्रेड परचेज करना चाहते हैं। यस और नो? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। 2,6, तो ये जो 2,6 है, 2 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 6 यूनिट्स ऑफ ब्रेड मींस ये कहलाएगा एक कंप्लीट पैकेज जो हम परचेज कर सकते हैं, हम परचेज करने के लिए विलिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन बी क्या है कि मैं राइस का 1 यूनिट बढ़ाता हूं, और ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि राइस का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे ब्रेड के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। यस और नो? क्योंकि मेरा बजट जो होगा वो क्या होगा? लिमिटेड होगा ना। मेरी ये रिसोर्सेस क्या होंगे? लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? तो किसी भी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जवाब दें। सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं राइस के 3 यूनिट परचेज करता हूं या करने के लिए विलिंग हूं, तो मैं ब्रेड के फिर उस केस में 4 यूनिट परचेज कर रहा हूं। तो क्या हुआ जनाब? अभी मैं कोई लंबा चौड़ा शेड्यूल नहीं बनाना चाह रहा, मतलब मैं बात यहाँ पे मुख्तसर रखना चाह रहा हूँ। तो सर ये तो तकरीबन वही बात हो गई जो हमने कहाँ पढ़ी थी। ये तो तकरीबन सर वही बात हो गई जो हमने कहाँ पढ़ी थी। सर एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए बबलू टॉफी सेक्रीफाइस कर रहा था। यस और नो? बबलू वाला पीपीएफ, ये भी बबलू ही है। एक टॉफी, एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए बबलू 4 टॉफी सेक्रीफाइस कर रहा था। हमारे शुरू के लेक्चर्स में एग्जांपल मौजूद है। यस और नो बताइए आप सब लोग। तो फिर उस बात में और इस बात में फर्क क्या है? मैं बोलता हूँ फर्क है, फर्क है। अब थोड़ा सब्र कीजिएगा, और जब मैं आगे बात करूं और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा क्या आपको फर्क दिखाई दिया कि दिखाई नहीं दिया। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा जनाब कि आपको दोनों बातों में फर्क दिखता है कि नहीं दिखता? सही जी। तो इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पर। और वो थर्ड पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है?
the utility of both combinations। ये मैंने कहा मुश्किल टॉपिक है, इंतहाई खुश्क टॉपिक है, कोशिश करूंगा आपको इसमें थोड़ा सा खुश्की भी खत्म की जाए और साथ साथ ये टॉपिक आपको समझ में आए, इसलिए आपको बहुत तवज्जो से सुनना पड़ेगा इस टॉपिक। The utility of both combinations A and B। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दो कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन कौन सा है? ए है, जिसमें आप 2 राइस के यूनिट और 6 ब्रेड के यूनिट परचेज कर सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन बी है, जिसमें आप 3 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 4 यूनिट्स ऑफ ब्रेड परचेज कर सकते हैं, शुड बी द सेम। इन दोनों कॉम्बिनेशंस को अगर यूटिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा। अब सवाल आएगा भाई ऐसा क्यों? शर्त उसके लिए क्या है? इफ 2 यूनिट्स ऑफ bread, if 2 units of bread have same amount of utility as 1 unit of rice। अब आप मुझे बताइए ये बात आप में से कितने लोगों को समझ में आती? ये बात समझ में आई तो यहां से हमारी बात शुरू होना, मतलब अभी तक बात शुरू हुई नहीं, यकीन करें। बात शुरू करने के लिए बेस ही बन रही है अब तक। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आती है? जवाब दे। देखिए अब एक काम करते हैं, मैं लिखवाना छोड़ता हूं, थोड़ा समझाना शुरू करता हूं पहले। अच्छा सुनिएगा, हम कॉम्बिनेशन देखिए समझे, मैं जो बात आपने पिक की अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुने और समझे। देखिए हम कॉम्बिनेशन ए से कहां मूव कर गए? कॉम्बिनेशन बी पर। यस और नो? पहले इतना बताइए मुझे। अगर हम कॉम्बिनेशन ए से चॉइस बी पे मूव करते हैं तो चॉइस ए से चॉइस बी पर मूव करने के लिए मुझे राइस का 1 यूनिट बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे ब्रेड के 2 यूनिट क्या करने हैं? सैक्रिफाइस करने हैं। यस और नो? अब अगला इसे सुनेगा, इसलिए नहीं कि राइस का 1 यूनिट ब्रेड के 2 यूनिट के बराबर है, जिस तरह एक चॉकलेट 4 टॉफीज के बराबर थी, इसलिए नहीं। प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस नहीं, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जिस तरह हमेशा एक चॉकलेट 4 टॉफीज के बराबर आ रही थी, मतलब एक चॉकलेट की प्राइस जो थी वो 4 टॉफीज के बराबर थी हमारी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, शुरू वाली एग्जांपल्स के अंदर जब हमने पीपीएफ का कॉन्सेप्ट रखा था। ये वो एग्जांपल नहीं है। ये हम ये बोलना चाह रहे हैं कि राइस के 1 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी ब्रेड के 2 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर है। तो यहां पर जो सेक्रीफाइस है वो सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी है, ना कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस। यानी आसान लफ्जों में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर राइस का 1 यूनिट हासिल करने के लिए, सुनना, राइस का 1 यूनिट हासिल करने के लिए मुझे ब्रेड के 2 यूनिट भी सेक्रीफाइस करने पड़ गए तो कर दूंगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं चीज परचेज कर रहा था 40 रुपए की, मैं चीज परचेज कर रहा था 40 रुपए की, वो जो एग्जाम्पल दी हमने कहां पर? कंज्यूमर सरप्लस के अंदर। लेकिन मैं कह रहा था मैं उसकी कीमत 100 रुपए भी पे करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। ये उस सेंस में बात है, ये एबिलिटी वाली बात नहीं है, ये विलिंगनेस वाली बात है।
जब बबलू वाला डायग्राम बनाया था वहां एबिलिटी डिस्कस हुई थी, एबिलिटी, वो प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस बात हुई थी, वहां एबिलिटी वाली बात थी कि एक चॉकलेट हासिल करने के लिए 4 टॉफी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि एक टॉफी की प्राइस, एक चॉकलेट की प्राइस 4 टॉफीज के बराबर है, इसलिए। तो वो एबिलिटी है ना, वो तो प्राइस है ना। यहां तो विलिंगनेस है। अगर आप उधर ये बात बोलते कि सर जरा ये तो बताइए कि बबलू एक चॉकलेट हासिल करने के लिए कितनी टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है, तो फिर बात होती विलिंगनेस के ऊपर। अगर बात ये होती कि बबलू एक चॉकलेट हासिल करने के लिए 10 टॉफी सेक्रीफाइस करने के लिए भी क्या है, तैयार है, तो फिर वो ये समझता है कि एक चॉकलेट की अहमियत जो है वो 10 टॉफीज के बराबर है। एक चॉकलेट से मिलने वाली यूटिलिटी 10 टॉफीज से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर है। यस और? तो बेटा फर्क करना, वहां पर सेक्रीफाइस था इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर जो सेक्रीफाइस है वो इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी है और इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस है। स्टूडेंट को बहुत बड़ा धोखा लगता है और वो इन दो कॉन्सेप्ट्स को खतरनाक तरीके से मिक्स कर देते हैं, और इस स्टेज पे आके इकोनॉमिक्स उनको पागल कर देती है। मतलब कि यार ये क्या मजाक है। यानी हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखो, फिर रिपीट कर रहा हूं कि राइस का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे ब्रेड के 2 यूनिट भी सेक्रीफाइस करने पड़े तो कर दूंगा। यानी मेरे नजदीक राइस के 1 यूनिट की अहमियत ब्रेड के 2 यूनिट्स के बराबर हो गई। यानी कि मेरे नजदीक राइस के 1 यूनिट की यूटिलिटी ब्रेड के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी के क्या हुई, बराबर हो गई। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बेटा हुनैन, यहाँ प्राइस की बात नहीं हो रही, यहां पर सेक्रीफाइस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी। ये बिल्कुल वही बात है कि मैं क्या पे करने के लिए विलिंग हूं और एक्चुअली मैं क्या पे कर रहा हूं। तो यहाँ एबिलिटी को छोड़कर अभी सारा डिस्कशन किस पर है, विलिंगनेस के ऊपर। तो अब ये अल्फाज पढ़ें, द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड from both combination A and B should be the same if 2 units of bread have same amount of utility as 1 unit of rice. कैसे? ये चौथा पॉइंट बड़ा अहम है। The utility lost by bread by decreasing या हम ब्रेड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम ब्रेड के 2 यूनिट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो अब हमें उन ब्रेड के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी हासिल नहीं हो रही। यस और? जवाब दे, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं, जुमला मुकम्मल कर रहा हूं। the utility lost by bread by decreasing 2 units of bread can be compensated। हाँ भाई, कंपनसेट हो गई। तो जो ब्रेड के 2 यूनिट्स डिक्रीज करने से मेरी यूटिलिटी में क्या होगी, कमी आएगी, वो कंपनसेट हो जाएगी। कंपनसेट, कैन बी कंपनसेटेड by increasing one unit of rice। yes or no? तो ब्रेड के 2 यूनिट कम करने से
जो मेरी यूटिलिटी में कमी आई है वो कंपनसेट हो गई कैसे? राइस के 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि राइस के 1 यूनिट की अहमियत मेरे नजदीक ब्रेड के 2 यूनिट्स के बराबर है। तो अगर राइस के 1 यूनिट की अहमियत ब्रेड के 2 यूनिट्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मुझे बताइए, जो लोग प्लाज्मा सेल करने चल पड़े हैं, लोगों ने नया कारोबार शुरू कर दिया है, हम अपने मुल्क को किसी भी तरीके से बदनाम ना करें तो हमारे लिए काफी नहीं है। तो जो लोग प्लाज्मा बेचने के लिए चले गए हैं, उस प्लाज्मा की अहमियत, उस प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस उसके लिए है ना जिसको उसकी जरूरत है। तो वो एक प्लाज्मा के 1 यूनिट को हासिल करने के लिए बेटा वो क्या कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग नहीं हो रहा। भले वो एबल हो या ना हो, छोड़ो एबिलिटी को, कर्जा भी ले सकता है कहीं से, वो विलिंगनेस तैयार है, वो बैठा हुआ है लाखों रुपए के अंदर वो प्लाज्मा खरीदने के लिए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। जवाब दो मुझे इस बात का। को कोरोना वायरस के मरीज को सेहतियाब करना है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्लाज्मा कल तक जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसकी जरूरत किसी को ना हो, उसके लिए उस प्लाज्मा की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जिसके जिसके नजदीक अहमियत है, उसकी विलिंगनेस जो देखो जरा, उसकी उसके नजदीक उसकी अहमियत देखो, उस एक प्लाज्मा को हासिल करने के लिए वो क्या कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ये उस चीज की इंपॉर्टेंस को शो करता है, ये उस चीज की अहमियत को शो करता है। चलो प्लाज्मा को छोड़कर वापस आते हैं हमने रूटीन एग्जाम्पल पर, फिर बात हमारी कहीं और निकल जाएगी। The utility lost by bread by decreasing 2 units of bread can be compensated by increasing 1 unit of rice. तो अगर आप ये मानते हैं कि जो ब्रेड के 2 यूनिट की यूटिलिटी थी, वो राइस के 1 यूनिट की यूटिलिटी है, क्योंकि 1 यूनिट की इंपॉर्टेंस 2 यूनिट ऑफ ब्रेड के बराबर है। तो इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा ये निकला कि कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी का टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहा? सेम रहा। मतलब चाहे तो मैं कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करूं, चाहे तो मैं कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करूं, हमारा टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन्स अनचेंज। इस बात पे जरा गौर और फिक्र चाहिए आपका मुझे। अगर आपने इस बात को पिक कर लिया तो बात बन गई जनाब। 2 काम करने हैं, बात को पिक करना है और इस कॉन्सेप्ट को पीपीएफ में मिक्स नहीं करना, इसका ख्याल रखना। अब जुमला पिक करना जरा। एज द यूटिलिटी ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन इज सेम, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट टेल्स अस दैट MU मतलब MU lost by losing two units of bread is compensated by MU gained by 1 unit of rice.
जवाब दे। जितनी मार्जिनल यूटिलिटी आपने लूज की है ब्रेड के 2 यूनिट्स को सेक्रीफाई करके, एग्जैक्टली उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी आपने गेन की है राइस के 1 यूनिट को बढ़ाकर। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की इंपॉर्टेंस राइस के 1 यूनिट की इंपॉर्टेंस ब्रेड के 2 यूनिट की इंपॉर्टेंस के क्या है, बराबर है। तो लिहाजा दोनों की मार्जिनलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखें, इन बातों को दिमाग में अच्छी तरह से फिट करें। द टोटल यूटिलिटी ऑफ बोथ combination can be same while one is decreased to increase other। यानी दो कॉम्बिनेशन की टोटलिटी बराबर जब हो सकती है जब एक को डिक्रीज करके दूसरे को इंक्रीज किया जाए, और जितना डिक्रीज इंपॉर्टेंस के लिहाज से आया है उतना ही इंक्रीज इंपॉर्टेंस के लिहाज से आना चाहिए। If one is increased and other is kept constant, the total utility will not be same। अगर एक को बढ़ाया जाए बगैर दूसरे के डिक्रीज किए तो फिर दो कॉम्बिनेशंस की टोटल यूटिलिटी बराबर नहीं होगी। ये आपके सामने कुछ बुनियादी बातें की हैं। दोबारा आसान लफ्जों में, हाउ वी कैन एबल टू एक्सप्रेस यूटिलिटी रिलेटिवली, यानी आसान अल्फाज ये हैं कि एक गुड को हासिल करने के लिए जो हम दूसरी गुड की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हैं, फिर बोल रहा हूं विलिंग हैं, कि अगर राइस का 1 यूनिट हासिल करने के लिए मुझे ब्रेड के 2 यूनिट भी कुर्बान करने पड़े तो करूंगा। तो मतलब मेरे नजदीक राइस के 1 यूनिट की अहमियत ब्रेड के 2 यूनिट्स के बराबर है। यानी मेरे नजदीक राइस के 1 यूनिट की यूटिलिटी ब्रेड के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी के बराबर है। तो जो यूटिलिटी मैंने लूज की है ब्रेड के 2 यूनिट सेक्रीफाइस करके, वो गेन हो जाएगी राइस का 1 यूनिट गेन करके। लिहाजा जो दो कॉम्बिनेशंस हैं उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा। अब यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इनडिफरेंट। देखो समझना, अब अल्फाजरा अब लिंक कर रहा हूं, टॉपिक को लिंक कर रहा हूं, सुनना। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ ना। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ, इख्तलाफ, खिलाफ। जवाब दे। डिफरेंस, फर्क, यस और नो। तो अब समझना, क्या ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन के लिहाज से डिफरेंट है, या ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन के लिहाज से इनडिफरेंट है? इनडिफरेंट एक होता है डिफरेंट, एक होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जहां पर हम कोई फर्क ना कर सके।
तो इसलिए कॉन्सेप्ट निकल आया किस चीज का, इनडिफरेंस कर्व का। इनडिफरेंस कर्व आ गई बात, यानी इनडिफरेंस कर्व वो कर्व जिसपे मौजूद तमाम कॉम्बिनेशंस हमें एक जैसी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, उन पे मौजूद तमाम कॉम्बिनेशंस का यूटिलिटी लेवल जो होगा वो क्या हो, सेम हो, एक बराबर हो। क्या लिंक हुई बात या नहीं बताइए? तो इनडिफरेंस कर्व जहां पर कंज्यूमर जो है वो कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा, किस लिहाज से, यूटिलिटी के लिहाज से, टोटल यूटिलिटी तमाम कॉम्बिनेशन की क्या रहेगी, सेम रहेगी, यस और नो। तो ये मैंने यहां से अब टॉपिक डाइवर्ट कर दिया असल बात की तरफ, असल लफ्ज की तरफ, और वो असल टॉपिक क्या है, इंडिफरेंस कर्व। यानी पहले हमने यूटिलिटी एक्सप्रेस करने का तरीका सीख लिया, और अब हम बात कर रहे हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ, जिसका नाम बेटा क्या है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जवाब दें। बात समझ में आती है? चले आगे बात को ले जाते हैं। अब यहां से हम इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव कर रहे हैं। और सबसे पहले लिख रहे हैं हम इंडिफरेंस शेड्यूल। कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई ठीक है। कॉम्बिनेशन ए 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स 50 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। यहां से एक एग्जांपल के तौर पर इसको स्टार्ट कर। कॉम्बिनेशन बी 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ चल रहा है विलिंगनेस के लिहाज से। यहाँ ना अभी आपके सामने गुड एक्स और वाई की प्राइस मौजूद है, ना आपका बजट मौजूद है। बताइए मुझे, बजट मौजूद है कोई? अब तक क्या मैंने किसी बजट पे बात की है? अब तक क्या मैंने कोई रिसोर्सेस की बात की है? मतलब मैंने क्या रिसोर्सेस की एलोकेशन दिखाई है? जब मैंने पीपीएफ बनाया था, या उससे पहले इंडिविजुअल का पीपीएफ बनाया था टॉफीज और चॉकलेट वाली एग्जांपल में, तो वहां पर मैंने पॉकेट मनी की एलोकेशन दिखाई थी, या मैंने रिसोर्सेस की एलोकेशन दिखाई थी फॉर्म्स की शक्ल में, फॉर्म्स में, या फिर कंट्री लेवल पर, यस और नो। लेकिन यहां पर तो कोई रिसोर्सेस मैंने सामने रखे ही नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस है। ये क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ गुड्स है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर with respect to their utility, with respect to their importance, with respect to their intensity। वो जो लफ्ज हम पीछे पढ़कर आए उसको रिलेट कर रहा हूं कि ये कंज्यूमर घर बैठ के प्लानिंग कर रहा है, और असल काम वो होगा जो मैदान में उतरेगा, मतलब यानी मार्केट जाएगा तो प्राइस फेस करेगा ना। तो घर पे तो हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन है,
बास चीजें आपके लिए एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी हो जाती है रियलिटी में, और बास चीजें आपके लिए एक्सपेक्टेशन से कम हो जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है रियलिटी में। यस और नो, बताइए। तो ये भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कंज्यूमर का माइंडसेट है, ये कंज्यूमर घर बैठे जो प्लानिंग कर रहा है वो है, ये कंज्यूमर के दिमाग में अरेंजमेंट ऑफ गुड्स है, जिसको हमने कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का नाम दिया है, और इसको हम नाम दे रहे हैं इंडिफरेंस शेड्यूल का। क्यों? क्योंकि इसमें हर कॉम्बिनेशन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, एक बराबर होगा, इसलिए कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा। तो जरा बहुत तवज्जो से देखिएगा आप लोग। कॉम्बिनेशन बी क्या है? 2 4 2 2 एंड 30। यस और नो? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, क्या ख्याल है? तो मतलब क्या हुआ? गुड एक्स का एक यूनिट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर ने गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस को शो किया? 20। अब जरूरी नहीं कि मार्केट में 20 यूनिट ऑफ गुड वाई की कीमत जो है वो गुड एक्स के एक यूनिट के बराबर हो, ऐसा नहीं है। ये तो खाली उसकी विलिंगनेस का इजहार है कि अगर मुझे गुड एक्स को खरीदने के लिए गुड वाई के 20 यूनिट भी सेक्रीफाइस करने पड़ गए, यानी गुड एक्स की कीमत अगर गुड वाई के 20 यूनिट के बराबर भी हो जाए तो मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि मेरे नजदीक गुड एक्स के एक यूनिट की अहमियत जो है वो गुड वाई के 20 यूनिट के बराबर है इस वक्त। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मे भी हो सकता है मार्केट में जो प्राइस रेशो हो वो ये हो कि गुड एक्स का एक यूनिट गुड वाई के 5 यूनिट के बराबर हो सकता है क्या नहीं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जवाब दीजिए। सही है, मेरी बात समझे? अच्छा जी, ओके। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं गुड एक्स का एक यूनिट हासिल करने के लिए ज्यादा में ज्यादा कितनी गुड वाई की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं गुड एक्स की यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ गुड वाई, कि मेरे नजदीक गुड एक्स के एक यूनिट की अहमियत इतनी है कि मैं उसके लिए गुड वाई के 20 यूनिट भी सेक्रीफाई कर सकता हूं। तो अब ये क्या हो गया? ये अहमियत बयान करना सीखा हमने रिलेटिवली, ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ वाई, कि गुड एक्स की एक यूनिट की अहमियत गुड वाई के 20 यूनिट के बराबर है। तो जितनी यूटिलिटी मुझे मिलती है गुड वाई के 20 यूनिट से, उतनी मुझे मिल जाएगी गुड एक्स के एक यूनिट के, यानी कि गुड वाई के 20 यूनिट की यूटिलिटी जो है वो गुड एक्स के एक यूनिट के बराबर है। क्या ख्याल है? जवाब दे। किताब में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी बेटा, पहले बता दूंगा मैं। ये सिर्फ और सिर्फ सारे एक्सट्रैक्ट वाले पॉइंट हैं, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व हो गया वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। किताब इस तरह डिस्कशन करती नहीं है। ये टॉपिक्स किताब का सबसे मुश्किल टॉपिक है, ठीक है? सी पॉइंट। अब थर्ड देखो, अब कॉम्बिनेशन सी बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो क्या बना रहा हूं जरा देखिएगा। अब देखते हैं कि यहां से बात कितने लोग पिक करते हैं। अगर वो पिक कर जाएंगे तो क्या ही बात है फिर, ऐसा ही ना? अच्छा जी, अब बोलो क्या बोलते हो? यानी जब मैं बी कॉम्बिनेशन से सी कॉम्बिनेशन की तरफ आ रहा हूं तो मैं गुड एक्स का एक यूनिट बढ़ा रहा हूं, लेकिन जरा बताओ उस एक यूनिट को बढ़ाने के लिए मैं अब गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हूं? 15? 20 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? सवाल ये, पहले तो 20 तैयार था।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक ऑफ एक्स बढ़ेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिमिनिश हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? एक्स का स्टॉक बढ़ने से, एक्स का स्टॉक बढ़ने से उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए उसके अगले यूनिट के लिए मैं पहले जितनी वायर की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग नहीं हूं। तो देखो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दोबारा आ रहा है, लेकिन एक और अंदाज से आ रहा है। बात वही हो रही है, लेकिन बात करने का अंदाज क्या हो गया? तब्दील हो गया। सोचिए, बताइए आप सब लोग, रिस्पॉन्स कीजिएगा मुझे, क्या ख्याल है बताइए। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्बिनेशन डी है आपके पास। वो क्या है कि आप गुड एक्स का एक और यूनिट बढ़ा रहे हैं। अब सवाल है कि उस एक और यूनिट को बढ़ाने के लिए आप कितने यूनिट्स सेक्रीफाई करने के लिए विलिंग है? सवाल ये, सवाल ये। इसको मैं 9 पे ले आया। क्या मतलब 9 पे लेके आने से? क्या मतलब वो 9 पे लेकर आने से? कि मैं एक यूनिट बढ़ाने के लिए अब 15 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग नहीं हूं, बल्कि 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 बोलो 6 यूनिट सेक्रीफाइस करने के साथ। कैसे? 15 में से अब 9 बचे हैं, तो मतलब क्या हुआ? 6 कम हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे गुड एक्स का स्टॉक बढ़ रहा है उसके लिए गुड वाई को सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस अब क्या होती चली जा रही है? पहले से कम होती चली जा रही है। यस और नो बताइए। जवाब दीजिए। अब गुड वाई के मैं कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं बताइए? कितने सेक्रीफाइस कर रहा हूं? 9 से 6 कर दिया मैंने गुड वाई को, कितने कम हुआ है? 3। इसका मतलब यह है कि गुड एक्स के अब नेक्स्ट यूनिट की इंपॉर्टेंस गुड वाई के 3 यूनिट्स के बराबर हो गई। अब कितना कर दिया मैंने इसको? 5 कर दिया। यानी क्या मतलब? गुड एक्स का एक यूनिट बढ़ाने के लिए अब आखिर में क्या है? मैं गुड वाई का एक ही यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हूं। तो जैसे जैसे गुड एक्स का स्टॉक बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी विलिंगनेस टू गेन गुड एक्स क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। यस और नो? तो बात वही है, बात वही है, लेकिन बात करने का अंदाज क्या है? मुख्तलिफ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तमहीद जो है, जो एक मुश्किल टॉपिक पढ़ाने के लिए और इस थ्योरी को अक्सर लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, उसको समझाने के लिए तमहीद अभी आपके सामने रखी है। ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह बेटा इस पे बाकी डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, गुड एक्स की क्वांटिटी को प्लॉट कीजिएगा एक्स एक्सिस पर, गुड वाई की क्वांटिटी को प्लॉट कीजिएगा वाई एक्सिस पर, और दोनों को प्लॉट करके आप एक डायग्राम बना दीजिएगा। उस डायग्राम का नाम होगा इनडिफरेंस कर्व, जो कि पीपीएफ से मुख्तलिफ बनेगा, जो कि पीपीएफ नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? बना देंगे।
चले फिर अगली इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बात यहाँ से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल इत्तेसाम बेटा, अगर हम पीपीएफ में विलिंगनेस की बात करते हैं तो वहां पर डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का, ठीक है। ये वाला पेज बेटा अमान, ये वाला पेज अमान, हाँ बेटा बताओ अमान, ये वाला पेज हो गया? ओके बेटा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।